नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। पार्लियामेंट के बजट सेशन का हंगामों के साथ आगाज। नीट, नेम प्लेट और महंगाई जैसे मामलात पर अपोजिशन का जबरदस्त हंगामा। हुकूमत के रवैये पर उठाए सवाल। मौजूदा बजट बहुत अहम है और मुस्तकबिल में मुल्क की हालत और सिमत तय करेगा, मोदी का दावा। अपोजिशन से ऐवान में ताउन की अपील। यूपी और उत्तराखंड में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के अहकाम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। यूपी की योगी हुकूमत को बड़ा झटका। उद्धव ठाकरे और शरद पवार औरंगजेब के मुरीद हैं। पुणे में अमित शाह का रिमार्क। महाविकास आघाड़ी सरकार को करार दिया औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर। और कश्मीर में फौज पर हमलों का सिलसिला मुसलसल जारी। आज भी राजौरी में फौजी काफिले को बनाया गया निशाना। बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान अपोजिशन की जानिब से नीट और पेपर लीक का मामला उठाया गया, जिस पर ऐवान में काफ़ी हंगामा हुआ। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने यह मामला उठाते हुए वजीर तालीम से सवाल किया कि इस मसले को हल करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। अपोजिशन के सवाल उठाने पर वजीर तालीम ने पेपर लीक के मामला से ही इनकार कर दिया और कहा कि 7 सालों में 70 बार पेपर लीक का ऐसा कोई डेटा या सबूत नहीं है जो इसकी तस्दीक करे। वज़ीर तालीम के इस बयान के बाद ऐवान में काफ़ी हंगामा हुआ। The minister has blamed everybody except himself. Actually, I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. The Indian examination system is a fraud. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है। मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? It's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर। सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूँ। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? इस दरमियान पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मीडिया से खिताब करते हुए वजीर तालीम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वजीर तालीम को नीट के मामले पर जवाब देना चाहिए। वजीर तालीम ने सुप्रीम कोर्ट और वजीर आज़म की बात की
लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो खुद नीट के मामले पर क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के नौजवानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि हुकूमत इस पर बहस करे, लेकिन वो तैयार नहीं है। लेकिन हम ये मामला उठाते रहेंगे। मंत्री जी को रिस्पांस देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। सर, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सवाल का जवाब नहीं दिया। राहुल जी, एक और सवाल आरएसएस को लेकर के आप पहले भी बोलते रहे हैं। नहीं, अभी मेरा भैया अभी मेरा नीट पे फोकस है। नीट क्योंकि ये बहुत जरूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और उनको काफी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए और सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 6 दहाइयों में मुसलसल तीसरी बार किसी एक हुकूमत के इक़्तिदार में आने को जमहूरियत के शानदार सफ़र में एक अहम संग मील करार देते हुए कहा कि उनकी हुकूमत जो बजट पेश करने जा रही है वो बहुत अहम है और ये अगले 5 वर्षों के लिए मुल्क की हालत और सिमत का तयन करेगा। पीर को पार्लियामेंट के मानसून अजलास के आगाज़ से कबल पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि ये बजट अमृत काल का एक अहम बजट है। हमें 5 साल का मौका मिला है। आज का बजट उन 5 वर्षों के लिए हमारे काम की सिमत भी तय करेगा और जब 2047 में आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होंगे तब तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का जो ख्वाब है उसकी तकमील की मजबूत बुनियाद वाला बजट मुल्क के सामने आएगा। उन्होंने कहा कि ये बजट हिंदुस्तान की तरक्की के सफ़र में एक अहम संग मील है। देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन संसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके ये लिए हैं। बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला। कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया। नमस्ते साथियों, आज सावन का पहला सोमवार है। इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हो रहा है और सावन के इस पहले सोमवार को मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। साथियों, भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट
रखने का सौभाग्य प्राप्त हो, ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है, मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आरजेडी लीडर मनोज झा ने पार्लियामेंट के बजट सेशन के पहले दिन राज्यसभा में बात करते हुए बिहार को खुसूसी रियासत का मौक़िफ़ देने का मुतालबा किया और कहा कि अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती है तो आरजेडी फिर अपनी मांग के लिए सड़कों पर उतरेगी। बिहार श्रम आपूर्ति के राज्य के टैग से निकलना चाहता है। किस बिहार को वोटिंग स्टेट सिर्फ मत मानिए। जब झारखंड बना सर, तो बिहार के हिस्से में धूल, धूप, वर्षा के अलावा कुछ नहीं बचा। ये बिहार को यह स्वीकार नहीं है। विशेष राज्य भी चाहिए का दर्जा और विशेष पैकेज भी चाहिए। हमें दोनों चाहिए। संसद में मांगेंगे, सड़क पर मांगेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के लिए आपके समक्ष हूं। देश की प्रगति का खाका, उसका ब्लूप्रिंट बिहार जैसे राज्यों की प्रगति के बगैर संभव नहीं है। बिहार श्रम आपूर्ति के राज्य के टैग से निकलना चाहता है। यह टैग हमेशा औपनिवेशिक शासन काल से आज तक लगा हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात होती है, 378 पूरे देश में है, 265 ऑपरेशनल है। बिहार में एक भी नहीं है सर, बिहार में एक भी नहीं है। तो मेरी मांग होगी सरकार से कि बिहार को वोटिंग स्टेट सिर्फ मत मानिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जो हमारे उड़ीसा के साथी भी कह रहे हैं, हमारे हैदराबाद आंध्रा के साथी कह रहे हैं, सबसे पुरानी मांग हमारी थी। जब झारखंड बना सर, तो बिहार के हिस्से में धूल, धूप, वर्षा के अलावा कुछ नहीं बचा। हमें भी प्रगति के नियामक पार करने हैं सर, और वो तब तक संभव नहीं है। हमारे कई साथी जो हमारे साथ काम कर चुके हैं, वो ये कहते हैं विशेष राज्य ना दे सको तो विशेष पैकेज दो। सर, विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं है सर। ये बिहार को या स्वीकार नहीं है। विशेष राज्य भी चाहिए का दर्जा और विशेष पैकेज भी चाहिए। एक चीज कहूंगा सर, कि बिहार की प्रगति और विकास के मानदंड की जब चर्चा हो, तो बिहार को संवेदना से देखने की जरूरत है। बिहार को सिर्फ चुनाव के वक्त में नहीं सर, अभी 5 स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैं आग्रह करूंगा, सरकार के सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष भी हैं, बोधगया, फतुहा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और एक कोसी के क्षेत्र में। लेकिन साथ ही पूरा बिहार, भाजपा के हमारे मित्र भी जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज में या नहीं होना है। हमें दोनों चाहिए। संसद में मांगेंगे, सड़क पर मांगेंगे। जय हिंद। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पीर को लोकसभा में कहा कि हुकूमत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT और नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल NCLAT में खाली तकर्रियों को भरने की कोशिश कर रही है। मिसेस सीतारमण ने वक्फा सवालात के दौरान कांग्रेस लीडर शशि थरूर के सवाल के जवाब में कहा कि हम संजीदगी से दीगर NCLT और NCALT बेंचों बशमूल चेन्नई में खाली तकर्रियों को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के जगदम्बा पाल के सवाल के जवाब में मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि हुकूमत ने कारोबार करने में आसानी के लिए 11 इक़दामात किए हैं। The Honourable Minister has given us a kind of laundry list of initiatives. Sounds very interesting to say I've given a laundry list, but we have done so many reforms. There has been no attention paid to the staffing levels of the NCLAT set. We are certainly conducting periodically interviews and also advertising for positions. What is she doing? What is the ministry doing about
giving some attention to the staffing crisis facing the NCLATs. We are trying to fill it speedily. Let me assure the member that filling up these positions are happening with greater sense of urgency. The Honourable Minister has given us a kind of laundry list of initiatives, but she's overlooked a very crucial issue, sir, which is that 67% of the pending litigation cases relating to insolvency have exceeded the 270-day time frame, precisely because there has been no attention paid to the staffing levels of the NCLAT, sir. For example, all the southern states, all 5 southern states and 2 UTs, we have 1 NCLAT in Chennai. And there, sir, according to a media report, the bench has 1 stenographer who doubles up as PA to the technical member and the registrar sits in Delhi. Sir, this is a preposterous situation. What I would like to ask the Honourable Minister is, what is she doing, what is the ministry doing about giving some attention to the staffing crisis facing the NCLATs, and in particular for the southern states, would she be willing to consider a separate NCLAT for a state like Kerala, where our cases are pending for so long, sir? Thank you, Mr. Speaker. Sounds very interesting to say I've given a laundry list, but we have done so many reforms, so we need to list it all. And I appeal to the honourable member to read it, so that he can differentiate between a typical laundry list and a list of actions taken for reforming the process. Honourable Member Shashi Tharoor should actually differentiate between a laundry list and the list of reforms undertaken by us. So with that said, sir, and with that said, I quite agree with the Honourable Member. Staffing and filling up the vacancies of NCLT and NCLAT is a challenge which we are trying to meet. We are certainly conducting periodically interviews and also advertising for positions and working with the Supreme Court so that we get the right members to appoint them in the various company law tribunals. सुप्रीम कोर्ट ने पीर को उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने कानोड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के हुक्म पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि खाने पीने की दुकानों पर सिर्फ खाने पीने की अशिया की अक़साम लिखी जाएं, दुकानदार का नाम लिखना ज़रूरी नहीं। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों के वकील ने नेम प्लेट लगाने के हुक्म का हवाला देते हुए कहा कि पहले 2 रियासतों ने ऐसा किया, अब मज़ीद 2 रियासतें ऐसा फैसला करने जा रही हैं। बल्दिया के बजाय पुलिस कार्रवाई कर रही है। अक़लियतों और दलितों को अलग थलग किया जा रहा है। वकील ने सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस का हुक्म पढ़ा, जिस पर जस्टिस ऋषिकेश राय ने पूछा कि यह हुक्म है या प्रेस रिलीज़। वकील ने कहा कि मैं प्रेस रिलीज़ पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है कि माजी में कानोड़ यात्रियों को गलत चीज़ें खिला दी गई, इसलिए दुकानदार का नाम लिखना लाजमी करार दिया जा रहा है। जब आप सब्ज़ी, खालिस सब्ज़ी, जैन फूड वगैरह लिख सकते हैं तो बेचने वाले या दुकानदार का नाम लिखना क्यों ज़रूरी है? The Honorable Supreme Court heard the petition filed by us with respect to the directives issued by Muzaffarnagar Police, where the owners were to declare the names of their names as well as names of their employees. The bench found this directive to be beyond the constitutional mandate and values. The bench has therefore stayed it and has issued notice to the state of Uttar Pradesh, state of Uttarakhand and the state of Madhya Pradesh. The next hearing of this matter is fixed on upcoming Friday. वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुणे में एक जलसा आम से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे और शरद पवार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। अमित शाह ने कहा कि महाविकास अघाड़ी औरंगजेब फैन क्लब की मेंबर है और ये लोग औरंगजेब के मुरीद हैं। अमित शाह ने कहा कि जब से महाराष्ट्र में बीजेपी आई है, अजमल कसाब जैसे लोगों के हमलों पर रोक लगी है। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो, औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। औरंगजेब फैन क्लब महाराष्ट्र और देश को
सुरक्षित कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? देश को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो, औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये औरंगजेब फैन क्लब महाराष्ट्र और देश को सुरक्षित कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? देश को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। महाराष्ट्र को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों का सिलसिला मुसलसल जारी है। आज भी राजौरी में फौजी काफिले पर हमला किया गया। इस हमले में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। हमले के फौरी बाद फौज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है और बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है। महाराष्ट्र के कई अजला में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई डैम्स के दरवाजे खोल दिए गए हैं और नदियों में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। आज यानी पीर को शदीद बारिश के इम्कान के पेश नज़र कुछ अजला के स्कूलों में तातील का ऐलान किया गया है। रायगढ़, चंद्रपुर, भंडारा, नागपुर और गढ़चिरौली में स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा कोल्हापुर जिले में भी स्कूल न खोलने की हिदायत दी गई है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पार्लियामेंट के बजट सेशन का हंगामों के साथ आगाज। नीट, नेम प्लेट और महंगाई जैसे मामलात पर अपोजिशन का जबरदस्त हंगामा। हुकूमत के रवैये पर उठाए सवाल। मौजूदा बजट बहुत अहम है और मुस्तकबिल में मुल्क की हालत और सिमत तय करेगा, मोदी का दावा। अपोजिशन से ऐवान में ताउन की अपील। यूपी और उत्तराखंड में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के अहकाम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। यूपी की योगी हुकूमत को बड़ा झटका। उद्धव ठाकरे और शरद पवार औरंगजेब के मुरीद हैं। पुणे में अमित शाह का रिमार्क। महाविकास आघाड़ी सरकार को करार दिया औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर। और कश्मीर में फौज पर हमलों का सिलसिला मुसलसल जारी। आज भी राजौरी में फौजी काफिले को बनाया गया निशाना। बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।